गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि बेटा आप घर पर सकुशल होंगे और अपना काम कर रहे होंगे। बेटा हमने दुष्यंत कुमार की कविता गज़ल पढ़ी है, तो आज हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा कि आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है। जो हमारा आखिरी शेर ना, जिए तो गुलमोहर के तले और मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, तो उसका क्या आशय है। तो उसमें जो गुलमोहर शब्द दिया गया है उसका क्या अर्थ है, क्या कवि ने किसी और अर्थ के लिए इसका प्रयोग किया है। तो देखिए, गुलमोहर का अर्थ है एक फूलदार वृक्ष, यानी कि जो गुलमोहर है बड़े सुंदर फूलों वाला वृक्ष होता है से है। लेकिन इसका एक और भी अर्थ है, यहाँ कवि ने प्रतीकात्मक रूप में उसका प्रयोग किया है। गुलमोहर शांति और सुंदरता का प्रतीक है। ठीक है बेटा, किस चीज़ का प्रतीक है? शांति और सुंदरता का। इसके नीचे व्यक्ति को शांति और आज़ादी का सुखद एहसास होता है, यानी कि इस वृक्ष के पास जाने से सुकून मिलता है, मन को फ्रीडम, अपने अंदर स्वतंत्रता के भाव आते हैं। व्यक्ति के जीवन के अंदर अपनी आज़ादी की रखवाली करने तथा उसके लिए मर मिटने का भाव उत्पन्न होता है। अपनी मातृभूमि से प्रेम के लिए भी गुलमोहर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हमारा ये प्रश्न पूरा होगा। अब अगला प्रश्न देखिए। पहले शेर में चिराग शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ है। जो आपने पहला शेर पढ़ा था ना बेटा, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, तो पहली पंक्ति में चिराग शब्द दो बार प्रयोग हुआ। पहली बार तो बहुवचन चिरागा और दूसरी बार एक वचन में। तो इससे क्या अभिप्राय है? तो ये देखिए, पहले शेर में चिराग शब्द बहुवचन चिरागा के रूप में आया, जिसका क्या अर्थ है कि जिसका अर्थ सामान्य लोगों के लिए आज़ादी की रोशनी अर्थात स्वतंत्रता के पश्चात समस्त सुख सुविधाएं देने की बात की गई है। दूसरी ओर चिराग शब्द एक सीमित साधन के रूप में, यानी कि वो कहा था ना कि पूरे शहर भर के लिए भी नहीं है, यानी कि एक थोड़े से संसाधन बहुत कम मात्रा में एक चीज़ के लिए, ये पूरे शहर के लिए, यानी कि जब शहर भर में कोई सुख सुविधा नहीं है तो घर में क्या होंगे। क्लियर बेटा? अर्थात आज़ादी के बाद सत्ताधारियों ने पूरी सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा है। उसके पश्चात वाला प्रश्न देखिए। आगे हमारा प्रश्न है, आपने इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है। क्लियर बेटा? तेरा निज़ाम है सिलदे जुबान शायर की, ठीक है, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। तो इस पंक्ति का आशय क्या है कि शासक वर्ग अपनी शक्ति का नाजायज़ प्रयोग करके विचारों की अभिव्यक्ति पर पाबंदी लगा देते हैं। आपको पता है ना कि जिनका राज होता है वो शक्तिशाली होते हैं, उनके हाथ में पावर होती है और वो अपनी पावर का प्रयोग करके विचारों की अभिव्यक्ति पर, तो शासक कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए कवि क्या कहता है कि विचारों की अभिव्यक्ति पर पाबंदी ना लगे, जो कि बहुत उचित है। तो शायर अपनी गज़ल लिखने में पूरी सावधानी की आवश्यकता को महसूस करता है कि सावधानी रखने की आवश्यकता है, ताकि उसकी अभिव्यक्ति पर किसी प्रकार की पाबंदी ना लगाया जाए और जो उसका उद्देश्य है समाज में जागरूकता लाने का, जनता को जागरूक करने का, वो पूर्ण हो सके। अगला प्रश्न देखिए बेटा। गज़ल के तीसरे शेर को ध्यान से पढ़ें और कवि का इशारा किस तरह के लोगों की ओर है। ठीक है, वो है ना आपका कि ना हो कमीज़ तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये उसकी बात चल रही है। यहाँ कवि का इशारा उन लोगों की तरफ है जो समयानुसार स्वयं को ढाल लेते हैं, यानी कि जो परिस्थितियों के विपरीत ना जाकर स्वयं को ही परिस्थितियों के अनुकूल बना लेते हैं, अपने आप को समय के अनुसार ढाल लेते हैं। और आपको पता है कि शासक को, सत्ताधारियों को, राजनीतिज्ञों को ऐसे ही व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इनकी आवश्यकताएं बहुत सीमित होती हैं,
वे इनके ज़्यादा बड़े सपने नहीं होते, ना इनकी ज़्यादा इच्छाएं होती हैं और ना ये अधिक पाने की इच्छा रखते हैं। और सत्ताधारियों के लिए इसी प्रकार के व्यक्ति उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति विवादों के घेरे से बचे रहते हैं तथा जीवन का सफर आसानी से तय कर लेते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न देखिए कि कवि दुष्यंत जी की गज़ल का मिजाज बदलाव के पक्ष में है, क्या मानते हैं? हाँ, दुष्यंत जी की गज़ल का मिजाज बदलाव के पक्ष में है। कवि तो चाहता ही है कि जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, राजनीतिज्ञों को उनके वादों की याद दिलवाई जाए तथा उन्हें पूरा करने के लिए विवश किया जाए। अभी हाल ही में आप देख भी रहे थे कि देखो, अपनी पावर में आके राजनीतिज्ञों ने, सत्ताधारियों ने ये किसानों के लिए 3 कानून पास किए, लेकिन किसान जागरूक हुए, अपने अधिकारों के प्रति आवाज़ उठाई और सरकार को अपना फैसला बदलने के लिए विवश किया। तो दुष्यंत जी भी ऐसे ही हैं, वो चाहते हैं कि जनता जागरूक हो। कवि राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहता है, तभी तो कवि दरख्तों के साए में भी धूप लगने की बात करता है। ठीक है, और क्या कहता है कि ऐसे स्थान से चले जाना चाहिए जहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, अर्थात रक्षक ही जहाँ भक्षक हो जाए उस स्थान से चले जाना चाहिए। देखो, ये वाले लोग 2 पंक्तियाँ मुझे और याद आ रही हैं बेटा, इसी से रिलेटेड। साध सका जो साध लिया, अब बचा है आधा दिन, ये दिन भी अब काट ले पगले, उंगली पर गिन गिन, कौन करे यहाँ सूरज की रखवाली रे, रात बहुत है काली आने वाली रे, चल साधो कोई देश यहाँ का सूरज डूबा जाए। ये पंक्तियाँ भी बेटा इसी कविता से मिलती जुलती हैं। तो आगे देखिए, तो ऐसे स्थान से चले जाने के लिए कहता है, और साथ ही कवि पत्थर दिल लोगों को भी बदलने के पक्ष में है। पत्थर दिल लोग कौन है यहाँ पर? सत्ताधारी। कवि चाहता है कि जनता आज़ादी से अपनी शर्तों पर जिए, और ये तभी संभव है जब परिस्थितियों में बदलाव आए। अब अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजनीतिज्ञों ने जनता को क्या क्या स्वप्न दिखाए थे? ये हमारा पहला जो शेर था उससे है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजनीतिज्ञों ने जनता को अनेक लुभावने स्वप्न, लुभावने क्या होता है? जो अपनी तरफ आकर्षित करें कि जनता उनसे प्रभावित हो और उन्हें ही अपना नेता चुने। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक घर के लिए एक चिराग होगा, यानी कि प्रत्येक घर में खुशियों का प्रकाश होगा, सब लोगों का जीवन सहज और सुखी होगा और लोगों के जीवन में खुशियों का संचार होगा। अब अगली पंक्ति से प्रश्न देखिए बेटा, हर पंक्ति में एक प्रश्न है। राजनीतिज्ञों की अब क्या वास्तविकता है? ये तो उन्होंने वादे किए थे, लेकिन उनकी असलियत क्या थी? कौन सी असलियत सामने आती है? राजनीतिज्ञों की वास्तविकता ये है कि प्रत्येक घर की बात तो दूर, पूरे शहर के लिए भी एक चिराग नहीं है, सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं पर भी खुशहाली दिखाई नहीं देती है, सभी लोग अभाव में जी रहे हैं और राजनीतिज्ञों ने अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है। अगला है हमारा, कवि लोगों को क्या सलाह देता है? कि कवि लोगों को यह सलाह देता है कि बनावटी समाज से दूर रहना चाहिए। ये फिर वही वाली पंक्ति आती है हमारी, दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो चले यहाँ उम्र भर के लिए, और जहाँ सत्ताधारी रक्षक के स्थान पर भक्षक बन जाए, जहाँ जीवन बोझिल हो जाए। बोझिल का मतलब होता है कि हमें जीवन एक भार सा, खुशी से जीने की अपेक्षा हमें वो बोझ लगने लग जाए और जीवन यापन करना कठिन हो जाए। यापन होता है बिताना। उस स्थान से सदा के लिए चले जाना चाहिए ताकि सत्ताधारियों के दबाव में न रहना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रश्न उत्तर बेटा आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और कविता को बड़े ही ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी प्रश्न कहीं से भी आपसे किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है।
और कविता में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।